हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। मैं पूजा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जबर तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में मग्न होंगे। तो फटाफट सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। ठीक है बेटा जी, मेरा नाम कल्याणी मैम नहीं है, मेरा नाम पूजा मैम है। ठीक है, हाँ जी। जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं हमारे साथ, फिर शुरू करेंगे हम लोग अपनी आज की क्लास, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? ये सुप्रभात दिख रहा है आपको भी? वाह, गुड इवनिंग। चलिए, अगर सभी लोग आ गए हैं तो शुरू करें फिर आज की क्लास को। हाँ जी, लो वॉइस है, अभी भी लो वॉइस आ रही है? अभी भी लो वॉइस आ रही है आप लोगों को? शुभ संध्या, शुभ संध्या। पानी मंगवा देंगे क्या? नहीं नहीं, नॉर्मल। चलिए, अगर आ गए हैं तो शुरुआत करते हैं। राम राम जी। चलो फिर शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही प्यारी कविता पढ़ेंगे। एक नहीं, या दो दो कविता हैं और बहुत ही प्यारी कविता है। जब इसको समझेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे, इसकी व्याख्या समझेंगे, तो एक अलग ही लेवल का आपको मतलब पता चलेगा कि कैसी कविता है, इसका मतलब कैसे क्या है ना। तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। चलो तो शुरू करते हैं बेटा। हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, हम लोग कविता करेंगे उत्साह अट नहीं रही है। ये दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। और आज की क्लास में हम लोग पहले पढ़ेंगे अपने कवि का परिचय। ठीक है, कवि का परिचय, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कविता व्याख्या करेंगे। कविता व्याख्या करेंगे और नेक्स्ट लास्ट में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे, है ना। ये सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो अभी शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी उत्साह पाठ व्याख्या से। पहली कविता हमारी आएगी उत्साह। ठीक है, उत्साह पढ़ेंगे पहली कविता। तो इससे पहले आप लोगों में से किसी ने पढ़ी है ये कविता? समझा है कि नहीं? हाँ, किन्होंने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविता लिखी है बेटा, जिनका जन्म 21 फरवरी 1889 होगा। ठीक है, 1889, 1899, सॉरी, जिनका जन्म 21 फरवरी 1899 में हुआ। कहाँ हुआ? मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में। इनकी मृत्यु जो थी वो 15 अक्टूबर 1961 में हुई। और मृत्यु स्थान इलिनॉइस, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं काल की। तो ये आधुनिक काल के कवि थे, लेखक थे। विषय इनका गीत थी, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, ये इन विषयों पर लिखा करते थे। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विधा कौन सी है इनकी? तो गद्य तथा पद्य विधा है। आंदोलन कौन कौन से किए उन्होंने? छायावाद व प्रगतिवाद। और उल्लेखनीय काम कौन सा? इनका काम कौन सा है जिसकी वजह से काफी फेमस है? तो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति इनकी जो रचनाएं थी उसके लिए इनकी काफी विख्यात है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ा कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। बेसिकली तो वो उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन जन्म इनका बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल में। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक
महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। तो एक छोटा सा इनका जीवन परिचय था, जो कि आप लोगों को मैंने बताया कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या था, है ना, मृत्यु कब हुई और किन किन कविता इनकी प्रमुख रचनाएं थी, किस विधा में लिखा करते थे, भाषा शैली कैसी थी। वैसे आपके एग्जाम में इनमें पूछा नहीं जाता था, ठीक है। उनकी अगर हम लोग प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, काव्य रचनाओं की बात करते हैं, तो बेटा अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वहीं अगर आगे बात करते हैं उपन्यास की, तो कहानी, आलोचना, निबंध लेखन भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। इन्होंने कहानी भी लिखी, निबंध भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, ठीक है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। मतलब उनको लगता था कि अगर यहाँ पर गलत हो रहा है तो वो तुरंत उसका विद्रोह करते थे। उनका जो स्वभाव था वो विद्रोही स्वभाव था। कैसा स्वभाव था? विद्रोही था। ये तो था हमारे जो लेख कवि हैं उनका छोटा सा जीवन परिचय। अभी जो मेन पॉइंट है उस पे हम लोग आते हैं, जो हमारी कविता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। जो हमारी कविता है हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ जीवन परिचय बताया बेटा, आपको सिर्फ शॉर्ट तरीके से जीवन परिचय पढ़ना था। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, अभी शुरू करें? हाँ, धीरे ही पढ़ाएंगे जीवन परिचय। इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई कि आप लोग को थोड़ा सा एक बस कहते हैं ना, ट्रेलर दिखाया जीवन परिचय का। वेयर इज गरिमा मैम? अरे मोरी मैया, हम तो थक गए भैया तुम लोग को बताते बताते। वेयर इज योर गरिमा मैम? भाई कोई जानता हो तो प्लीज बच्चों आप इनको बता दीजिए कृपा करके कि इनकी गरिमा मैम कहाँ है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि बेटा अभी आपको हम ही से हिंदी पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोग परेशान ना हो, आपका कोर्स पीछे न रह जाए, इसकी वजह से मुझे ही आप लोगों को हिंदी पढ़ाना है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। एग्जाम में नहीं आता, जीवन परिचय नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ जीवन परिचय, ताकि आप लोगों को पता रहे कि जो लेखक हैं, जो कवि हैं इनके, वो, ठीक है। बहुत रेयर केस में जीवन परिचय पूछेगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये पूछेंगे बहुत रेयर केस में, ठीक है, ठीक है। ये देखो, अच्छा एक चीज है तुम लोगों के अंदर मैंने ये देखा है, इतने पॉजिटिव कमेंट तो मुझे शायद ही एक आध मिले, बट नेगेटिव तो इतने तुम लोग कूट कूट के भर देते हो कमेंट्स कि पढ़ते पढ़ते इंसान सोचेगा यार हम इतने खराब हैं। हाँ, ये लो, गरिमा मैम का पता नहीं आयुष सर को पूछने लगे। क्या ही बताएं तुम लोगों को। वी वॉन्ट ओनली गरिमा मैम, ठीक है। आपकी गरिमा मैम की तबीयत खराब है और वो कुछ महीनों के लिए छुट्टी पे गई हैं। जब वो आएंगी तो शायद तब तक आप लोग का एग्जाम भी हो जाए, तो फिर वही आके आपको पढ़ाएंगी। जब आप लोग एग्जाम दे लोगे फिर आपको जरूरत नहीं होगी हिंदी पढ़ने की, लेकिन आप लोगों को आना पड़ेगा पढ़ने, क्योंकि आपको गरिमा मैम से पढ़ना है, राइट? आपको गरिमा मैम से पढ़ना है, तो जब मैम आएंगी तभी पढ़िएगा। क्या मतलब एग्जाम हो जाए चाहे एग्जाम में फेल हो जाए, कोई मतलब तो है नहीं, है ना? समझ क्यों नहीं रहे बेटा? आपकी मैम की तबीयत खराब है, वो रेस्ट पे गई है कुछ मंथ के लिए, इसीलिए कह रहे हैं कि जहां होता ना कि भाई कुछ ना सही तो कुछ तो मिले। तो जो थोड़ी बहुत मुझे हिंदी आती है, जो थोड़ा बहुत मेरे पास ज्ञान है, मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, पर आप लोग चाहते ही नहीं हो। अभी भी कहो कि वी वांट गरिमा मैम, वी वांट गरिमा मैम। अरे मिल जाएंगी तुमको मैम तुम्हारी, ठीक है, चलेगा ना? अभी काम चलाना पड़ेगा इधर से, अभी आप लोगों को इधर से काम चलाना पड़ेगा, क्लियर? हद
मचा दे, मजा आती है मतलब तुम लोगों को क्या ही बताऊं, तुम लोगों की बातें, तुम लोगों के कमेंट जो होते हैं ना बहुत अप लेवल के होते हैं। छायावादी रचनाकारों में उन्हें सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि छायावाद में जब मुक्त छंद का प्रयोग किया तो किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने ही सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था। ठीक है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भी भाव मिला। तो ये तो बात हो गई हमारी अभी सिर्फ जीवन परिचय की। अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता। कविता का नाम है उत्साह। क्या नाम है कविता का? जल्दी बताइए, कविता का नाम क्या है? उत्साह, है ना? चलिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो बादल गरजो। ये बेटा आपकी कौन सी कविता है? ये आपकी उत्साह है। कौन सी कविता का काव्यांश है? ये उत्साह का है। ठीक है। यहां पर बादल गरजो, बादल का मतलब आप लोग को पता ही होगा, बादल बादल जो होते हैं भाई मेघ, गरजो मतलब उसका गरजना, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि, विद्युत मतलब होता है बिजली। ठीक है। तो यहां पर इसका अर्थ क्या है? पहले आप वर्ड मीनिंग ढूंढ लो। गरजो मतलब जोरदार गरजना, जोरदार आवाज करना। घेर घेर मतलब पूरी तरह से घेर लेना। घोर मतलब भयंकर, घोर मतलब क्या होता है? भयंकर। ठीक है। गगन मतलब आकाश, धराधर मतलब बादल, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, घुंघराले गोल मतलब गोल छल्ले सा आकार, और बाल कल्पना मतलब छोटे बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं। ठीक है। तो ये इनके शब्दार्थ हैं। हेलो बच्चा, के का मतलब से पाले, के से पाले की तरह बदलना। ठीक है। विद्युत मतलब बिजली, छवि मतलब चित्र, चलचित्र, प्रतिछाया, तस्वीर, उर हृदय या मन में या चित्त में। ठीक है। उसके बाद नवजीवन, नया जीवन, वज्र मतलब कठोर और नूतन मतलब नया। अब इस कविता का हम लोग पहले व्याख्या समझेंगे। कवि क्या कहना चाहता है बेटा? कि कवि बादलों से जोर जोर से गरजने का निवेदन करता है। भाई वो उससे प्रार्थना करता है कि तुम जोर जोर से गरजो, तुम जोर जोर से गरजो, काफी तेज गरजो। बादल से कहता है कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना अर्थात जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो। तुम इतनी ज्यादा गर्जना करो, तुम इतनी ज्यादा गरजो कि आकाश को चारों तरफ से घेर लो। ठीक है। और इस पूरे आकाश में भयानक रूप से छा जाओ, इस पूरे आकाश में बहुत ही भयानक रूप से छा जाओ, और फिर जोरदार तरीके से बरसो, और फिर वो जोरदार तरीके से बारिश करो, बरसो। यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। वो क्या कहते हैं? यह जो समय है वो शांत होकर बरसने का नहीं है। ठीक है। यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। कवि बादलों के रूप में सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले, वो किसके बारे में कहता है? कवि बादलों के सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहता है कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के जो समान बादल हैं, तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो। तुम किस तरह हो? तुम जो कोई छोटा बच्चा कल्पना करता है, जब कोई छोटा बच्चा सोचता है, कल्पना करता है, तुम उसकी तरह हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं मतलब इच्छाएं पल पल बदलती रहती हैं तथा हर पल उनके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अर्थात बादल भी आकाश में हर पल अपना रूप यानी आकार बदल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जिस तरीके से एक छोटे बच्चे के मन की इच्छाएं कल्पनाएं अलग अलग रूप लेती रहती है भाई, बदलती रहती हैं, उसी तरीके से ये जो बादल हैं ये भी क्या है? ये भी अलग अलग रूप ले रहे हैं।
कवि आगे बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो। तुम अपने हृदय में क्या, तुम अपने हृदय में बिजली के समान, जिस प्रकार बिजली होता है उस समान ऊर्जावान विचारों को जन्म दो। अंदर से कुछ उत्साह भरे विचारों को जन्म दो और फिर उसमें एक नई कविता का सृजन करो। फिर उससे एक नई कविता का सृजन मतलब सजाओ, एक नई कविता बनाओ। ठीक है। कवि ने बादलों की तुलना कवि से की है, क्योंकि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कवि भी हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगाते हैं। कवि बादलों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि बादलों की तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा को संचार कर दो। बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से नया उत्साह भर जाए। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जो हमारी ये कविता है, ठीक है, हमारी जो ये कविता है, इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बादलों को कवि का रूप दिया है। कवि कवि को कहते हैं, ठीक है, कवि कवि को कहते हैं। यहाँ पर कवि कवि को बोला जा रहा है। क्या कहते हैं कि तुम कवि हो, तुम लोगों के मन में उत्साह भरते हो, तुम लोगों के मन में उत्साह भरते हो, लोगों के अंदर साहस लाते हो। तुम्हारी कविताएं पढ़कर लोगों के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है ना। तो बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि तुम्हारे बरसने से नए जीवन उत्पन्न होते हैं। इसी तरह वो कवि को कहते हैं कि तुम अपने मन में बिजली की तरह तेज एक नए विचार को लाओ और वो कविता लिख डालो और नए उत्साह को भर दो। ठीक है, चलो बेटा, समझ कैसे, क्या समझ नहीं आ रहा? कौन सी लाइन समझ नहीं आ रही बताओ? कौन सी लाइन समझ में नहीं आई? हाँ, फिर से समझा देते हैं, डोंट वरी, डोंट वरी, समझा देते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझो, यहाँ पर हमारे जो कवि हैं, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। वो अपनी बात कवियों को बताना चाहते हैं, जो और कवि हैं जो कविताएं लिखा करती है ना, उनको बताना चाहते हैं। किस तरीके से? उनको क्या समझाते हैं? ठीक है, वो कहते हैं कि बादल गरजो। यहाँ पर पहले बादलों को रख के सोचो, वो बादल को कह रहे हैं, वो बादलों से कहते हैं कि तुम जोरदार तरीके से गरजो, जितना हो सकता उतनी तेज गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, मतलब तुम धराधर तरीके से, खूब तेज तरीके से गगन को चारों तरफ से घेर लो, इस पूरी पृथ्वी को ढक दो चारों तरफ से घेर के। ठीक है, उसके बाद ललित ललित काले घुंघराले, और ये जो तुम्हारे छोटे छोटे काले घुंघराले से बाल, जैसे काले काले घुंघराले बाल नहीं होते ऐसे गोल गोल से, ये जो छोटे छोटे बादल हैं उन सब से घेरो। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम किस प्रकार के हो? जिस प्रकार एक बालक की इच्छाएं होती हैं, भाई एक छोटे बच्चे की जो इच्छाएं होती हैं, है ना, जो एक छोटे से बच्चे की इच्छाएं होती है, वो क्या होती है? वो पल में कहेगा कि मैं ये खेलूंगा, वो पल में कहता नहीं मैं ये खेलूंगा, फिर वो कहेगा मैं ये खाऊंगा, फिर वो बोलेगा मैं ये खाऊंगा। तो एक छोटे बच्चे की जो कल्पनाएं होती हैं, तुम उसके समान हो, मतलब तुम्हारा आकार बदलता रहता है, कभी तुम खूब छोटे से बन जाते हो, कभी तुम खूब बड़ा सा बन जाते हो। ठीक है, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन डालो। उर मतलब बेटा हृदय होता है, उर मतलब हृदय होता है। तो वो कहते हैं कि विद्युत की तरह, जिस प्रकार बादल विद्युत की तरह निकलता है ना, एकदम तेज बिजली जो निकालता है, तो क्या है कि विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, अपने मन में, अपने हृदय में वो बिजली के समान एक छवि डालो, एक बिजली के समान तेज दिखाओ, जिसमें कवियों के मन में एक नया जीवन उगता है। कवियों के मन में जिस प्रकार एक बादल के बरसने से नए जीवन होते हैं, वैसे कवियों तुम्हारी कविताएं पढ़कर लोगों के मन में एक नया साहस उमंग होगा। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। देखो यही लाइन लिखी है यहाँ पर, क्या लिखी है कि जिस प्रकार ये यहाँ से, कि ठीक उसी प्रकार तुम अर्थात बादल भी आकाश में हर पल अपना रूप यानी आकार बदलते रहते हो। तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को लेकर आओ, ठीक है, जन्म दो और फिर उससे एक नई कविता को सृजन कर दो, एक नई कविता लिख दो। कवि को क्या बोला जा रहा है कि तुम अपने मन में एक नई बिजली के समान विचार लेके आओ और फिर उस विचार के बेस पर तुम एक नई कविता लिख दो। ठीक है, कवि ने बादलों की तुलना कवि से की है, क्योंकि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन देते हैं, उसी प्रकार कवि भी हमारे अंदर के सोए हुए साहस को जगाते हैं।
कवि बादलों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर देते हो। बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से एक नया उत्साह भर जाए, एक नई उमंग भर जाए। अब इस कविता की अगर हम लोग भावार्थ समझेंगे, वज्र मतलब बेटा एक तरीके से वो होता है ना, वज्र, कठोर हथियार कह लो, कठोर मारने की कोई चीज कह लो, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या है भावार्थ कि इस काव्यांश में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया उत्साह भरो, एक नया जोश भर दो। कवि बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं और अपनी कविता में धरती को नवजीवनता देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू होता है। पानी मिलने से बीज अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, धरती हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, लोगों की सोई चेतना भी जागृत हो जाती है। भाई देखो, जब सूखा पड़ जाता है तो क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। जब सूखा पड़ जाता है तो लोग परेशान होते हैं। तो वो कवि एक तरीके से बादलों कह रहे हैं कि तुम बरसो ताकि बीजों में एक नया जीवन आए, वो बढ़े, वो आगे निकले, ठीक है। और वही अगर एक कवि के रूप में देखेंगे तो कहेंगे कि तुम अभी तक सोए हो, अपने मन में नया विचार लाओ, फिर एक नई कविता लिखो जिसको पढ़कर लोगों के अंदर एक उत्साह आ जाए, एक साहस आ जाए। क्लियर? अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हो गई ये वाला पैराग्राफ? हाँ, क्लियर हो गया? चलो चलो नेक्स्ट आते हैं। दूसरी कविता है बेटा अट नहीं रही है, ठीक है। दूसरी हमारी कविता क्या है? अट नहीं रही है। बहुत प्यारी कविता है ये। विकल विकल उन्मन थे मन, ठीक है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अभी उसी कविता का है हम लोग का, बादल गरजो ही है, ठीक है। बादल गरजो वाला कविता ही चल रहा है, उत्साह वाला, कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजो, ठीक है। हाँ जी, एक पैराग्राफ और है बेटा। तो विकल का मतलब होता है व्याकुल, विहल, बेचैन, अधीर, मतलब बहुत व्याकुल हो जाना, बहुत बेचैन हो जाना। उन्मन का मतलब होता है अनमना, उदास, अपनापन, ठीक है, अनमनापन। विश्व का मतलब होता है संसार, निदाग का मतलब होता है गर्मी, ताप, वह मौसम या समय जब कड़ी धूप होती है। सकल मतलब सब, जन मतलब लोग, अज्ञात मतलब जो ज्ञात ना हो, जिसके बारे में पता ना हो, और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। अभी चैप्टर नहीं खत्म हुआ बेटा। घन का मतलब मेघ बादल, तप्त धरा मतलब तपती धरती या गर्म धरती, और लास्ट में शीतल का मतलब ठंडा, शीतल, उन्मन करने वाला, ठीक है। अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल है। अब यहाँ कवि क्या कहते हैं कि सरस धरा के, ये संपूर्ण धरा के जो लोग हैं वो अत्यंत गर्मी से काफी व्याकुल है, काफी परेशान है, व्याकुल है, और इनमें अत्यधिक गर्मी के कारण अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा। इतनी ज्यादा गर्मी के कारण अब उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा, वो परेशान हो चुके हैं। अज्ञात दिशा से आए हुए, यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आए हुए इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा क्यों बोला गया है? क्योंकि बादल कहां से आ जाए, किधर से आ जाए, किसी को नहीं पता होता, ठीक है। बादल कहां से आ जाए, किधर से आ जाए, किसी को नहीं पता होता, तो वो अज्ञात दिशा बोला गया है। अज्ञात मतलब जिस दिशा का पता ना हो, ठीक है। भाई तुम लोगों ने क्या एकदम रट मार ली है क्या? कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? हाँ, समझा तो लेने दो पूरा भैया,
समझाना है, समझना नहीं है, बस एक लाइन कंटिन्यू कर दिए हो कि समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। भाई पढ़ा तो लेने दो, कम से कम कंप्लीट तो कर लेने दो पूरा, तब बताऊंगी ना इसको कहां से कैसे समझना है। शुरू भी नहीं की मैंने पोएम और शुरू हो गए। हद है यार। तुम लोग का भी गजब है। सिंपल समरी कैसे दे देंगे बेटा, जब कविता ही लंबी चौड़ी है तो सिंपल समरी ऐसे नहीं मिल पाएगी ना। देखो आपका जो काव्य पोर्शन होता है ना, जो काव्य खंड होता है, उसमें का यही सीन है। काव्य खंड में कविता लिखी कुछ और होती है, उसका अर्थ कुछ और होता है ना। काव्य में लिखा कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है। तो यहाँ पर चीज ये है कि पहले हमको कविता समझनी है, फिर उसका अर्थ समझना है। अभी मैंने कविता शुरू की और आप लोगों ने कंटिन्यूसली एक लाइन लिखना शुरू कर दिया, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, आप अच्छा नहीं पढ़ाते, आप बेकार पढ़ाते। बेटा अभी जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाओ ना। अब मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, बेकार पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी कम से कम आपको पढ़ाया जा रहा है। हिंदी की क्लास एटलीस्ट ऑफ तो नहीं है, बंद तो नहीं है आप लोगों की, ठीक है। वो देखो अभी भी योगेश कौन है भाई, लगातार कंटिन्यूसली मैम कुछ समझ नहीं आ रहा। हद है भाई। ठीक है चलो, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि बादलों की कोई दिशा नहीं होती। भाई गर्मी का मौसम था ना, गर्मी का इतना ज्यादा टाइम था कि लोग परेशान थे, तो कवि बादलों से एक विनती करते हैं कि यहाँ गर्मी का सबका हाल बेहाल है, उस गर्मी से सबका हाल बेहाल है। गर्मी की वजह से वो लोग इतने व्याकुल हो गए हैं कि उनका अब कहीं भी मन नहीं लग पा रहा है। गर्मी की वजह से इतना व्याकुल हो गए हैं कि उनका मन नहीं लग पा रहा है। तुम अज्ञात दिशा से आते हो, तुम अज्ञात दिशा मतलब तुम्हारी कोई दिशा नहीं है, तुम कहीं से भी आ जाते हो, और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। कहते हैं कि तुम अज्ञात दिशा से आए हुए हो और तुमने संपूर्ण आकाश को अपने ऊपर ले रखा है, संपूर्ण आकाश को तुमने घेर रखा है। तो तुम उस संपूर्ण आकाश से घेरे हुए बादलों से विनती करते हैं कि तुम इस तपती धरती पर वर्षा करो और अपनी वर्षा से, अपनी बारिश से इसको शीतल कर दो। ठीक है, उसको शीतल कर दो, उसको ठंडा कर दो। बादलों तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। तुम जोरदार तरीके से भरो और लोगों के मन से उत्साह भर दो। ठीक है, अगर इसका भावार्थ देखेंगे तो अधिक गर्मी से परेशान लोग जब धरती पर वर्षा हो जाने के बाद भीषण गर्मी से राहत पाते हैं तो उनका मन फिर से नए उत्साह व उमंग से भर जाता है। इसी कारण कवि बादलों से निवेदन करते हैं कि तुम जोरदार बरसात कर धरती को ठंडक दो और लोगों को नया उत्साह भर दो। अभी तो जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा है ना, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। अभी जब हम लोग मई जून जुलाई की बात करते तो इतनी भीषण गर्मी रहती थी कि एसी वगैरह भी फेल थे, है ना। फिर जुलाई जब आया तो क्या करते थे सब, आपके मम्मी पापा लोग सब कहते थे ना कि भाई बारिश क्यों नहीं हो रही, बारिश हो बारिश हो बारिश हो तो मौसम ठंडा हो, बारिश हो तो मौसम ठंडा हो। तो यहाँ कवि वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा गर्मी से लोग बहुत परेशान हो गए और इतना परेशान हो जाते थे गर्मी से कि उनका मन नहीं लगता था कहीं पर भी, उनका कहीं भी मन नहीं लगता था। और जब मन नहीं लगता था उनका तो क्या होता था कि वो काफी परेशान हो जाते थे। तो बादल जब बारिश कर देते हैं तो एक तरीके से धरती पर ठंडक आ जाती है, एक तरीके से क्या होता है कि धरती पर ठंडक आ जाती है और फिर क्या होता है कि लोगों के अंदर एक नया उत्साह बढ़ जाता है। मतलब जो उनके अंदर आलस आ जाता है गर्मी कारण से वो खत्म होकर एक नया उत्साह आ जाता है। फिर उनको ये लगता है कि चलो भाई हम पहले काम निपटा लेते हैं, मतलब उनके अंदर एक नया जोश आ जाता है। ठीक है, चलो समझ में आया अब ये वाला, क्लियर है। चलो इसी पर जो ये आपकी पोयम है ये वाली उत्साह, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम लोग दूसरी पोयम पे आएंगे, अट नहीं रही है। ठीक है, दो पोयम है। पहला है कि पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे उत्साह वाले के। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। भाई कवि बादलों से ये भी कह सकता है कि तुम फुहारेदार बरसो, तुम रिमझिम बरसो, तुम बरसो, लेकिन उसने गरजने के लिए क्यों कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी न्यायालय जी ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहा बल्कि गरजने के लिए कहा, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। वो बादलों को क्रांति लाने का सूत्रधार मानता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं, उनको एक रिवॉल्यूशनरी पोइट माना जाता था, एक क्रांतिकारी कवि माने जाते थे। वो अपने विचारों, वो अपनी कविता के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वो चाहे जिसके ऊपर कविता लिखे पर वो कहीं ना कहीं उस समाज को इफेक्ट करता था, वो उसमें बदलाव लाना चाहते थे।
ठीक है, लोगों की चेतना को जागृत करना चाहते थे भाई, उनके अंदर सोए हुए जो जोश को वो उठाना चाहते थे, जगाना चाहते थे कि तुम कर सकते हो, उनके अंदर उत्साह लाने चाहते थे। ठीक है, गरजना शब्द क्रांति, बदलाव और विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आवाहन किया। नूतन मतलब नया होता है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? बादल भयंकर गर्जना के साथ जब बरसते हैं तो धरती के सभी प्राणियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। जब बादल बहुत ही मतलब सूत्रधार, एक तरीके से कह सकते हो कि बेटा यहाँ पर सूत्रधार का मतलब क्या लिखा हुआ है? सूत्रधार की कह सकते हो कि आगे बढ़ाने वाला, वो जो चीज है उसको आगे बढ़ाने वाला, मतलब उसने उसको लीड किया है, एक तरीके से लीडर टाइप का, लीडिंग करना। ठीक है, ठीक है बच्चा। अभी यहाँ पर क्या है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा आ जाती है, एक नया उत्साह आ जाता है, एक नया जोश आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा कि प्राणियों में एक नई ऊर्जा का संसार हो जाता है और लोगों का मन एक बार फिर से नए जोश व उत्साह से भर जाता है। कवि भी बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का संचार करना चाहते हैं और समाज में एक नई क्रांति लाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। एक और बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर कवि में लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना चाहते हैं। इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। मतलब कहीं ना कहीं क्या कि वो लोगों के अंदर जोश लाना चाहते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन बेटा इसमें कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो कई सारे पॉइंट्स हैं। बादलों में जल बरसने की असीम शक्ति होती है जिसके कारण धरती के प्राणियों में नवजीवन का संचार होता है। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है। बादल तपती गर्मी में परेशान लोगों की प्यास बुझाकर उनके मन को एक नए उत्साह व उमंग से भर देता है। बादल जोरदार ढंग से गरज कर लोगों के अंदर की क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने का काम करता है। बादलों के अंदर नव सृजन करने की असीम शक्ति होती है। बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नए जीवन लाने में सक्रिय है। अच्छा, यहाँ गरजने को क्यों बोला गया है? रील्स वगैरह देखते हो ना, शॉर्ट्स वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो? अब आप लोग को आते हैं मूवी पर, मूवी के हिसाब से बताते हैं, है ना। रील्स वगैरह देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब लड़ाई वगैरह होती है, दो हीरो के बीच में लड़ाई होती है या कोई हीरो आगे आता है मारने के लिए या उसके अंदर गुस्सा आता है या वो एकदम उत्साह से भर जाता है, तो जो बीजी होता है, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, जो उसका बीजीएम होता है, वो बादलों की गड़गड़ाहट सी आती है। होती कि नहीं होती है? वो बादलों की गड़गड़ाहट से आती है कि नहीं आती है ना? वो बादल की गड़गड़ाहट। तो क्यों बादल की गड़गड़ाहट ही सुनाई दी है? बारिश भी तो सुना सकते हैं, सुंदर सा म्यूजिक भी तो बज सकता है पीछे गिटार का। वो एकदम भयानक सी बादलों की गड़गड़ाहट क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं बादलों का जो गरजना है वो उत्साह को दिखाता है, वो जोश को दिखाता है। अभी समझ में आया? आया ना? हाँ जी, एग्रेशन शो करता है। वेरी गुड बेटा। देखा, अभी क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अपनी दूसरी कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है। अब पूछोगे मैम अट का मतलब क्या होता है? अट मतलब एडजस्ट करना, एडजस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, पहला काव्यांश पढ़ेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अर्थ पढ़ेंगे इससे पहले हम लोग। अट का मतलब होता है बाधा, रुकावट, एडजस्टमेंट, जो दिक्कत होती है। आभा मतलब चमक होती है। फागुन मतलब शिशिर ऋतु का दूसरा महीना। फागुन जो होता है वो शिशिर ऋतु जो माघ के बाद आता है, जो जिसमें होली वगैरह खेली जाती है ना, वो। तन मतलब शरीर होता है। सट मतलब समाना, सटना मतलब उसके अंदर समा जाना, तो वो सट नहीं रही है। अभी यहाँ मतलब पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। जो फागुन मास में बहुत ही सुंदर तरीके से बसंत ऋतु आती है ना, उसका वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा अर्थात सुंदरता इतनी अधिक है कि उस पर उसे नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा है, अर्थात कोई भी अपने आप को उसका आनंद लेने से रोक नहीं पा रहा है। फागुन की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है, यानी वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत ही सुंदर लग रही है। देखो
अभी यहां फिर से पढ़ेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, मतलब वो हमारे मन में नहीं समा पा रही भाई, एडजस्ट ही नहीं कर पा रही। वो इतनी सुंदर है कि वो हमारे शरीर, मतलब उसको देख रहे हैं तब भी उसको देखते देखते हमारा मन नहीं भर रहा है। ठीक है, हमारा मन नहीं भर रहा है उसको देखते हुए भी। भावार्थ क्या है कि कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। फागुन के महीने में प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं ही बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं या खुश लग रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ क्या है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ठीक है, नभ मतलब आकाश आसमान और पर मतलब पंख। क्लियर? तो यहां क्या बोलते हैं कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन किया बेटा जब वसंत ऋतु में हर ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है। उस समय कवि को ऐसा लगता है कि मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो, मानो वो जो उस समय का महीना है, जो फागुन महीना है, जो उस समय का मौसम है, वो खुद से सांस ले रहा हो। क्या कर रहा हो? हाँ जी बेटा, एक कोर्स एक ही है। वो खुद से सांस ले रहा हो, स्वयं सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो। वो खुद से सांस ले रहा हो, उसके सांस लेने से जो वहां सुगंधित वातावरण हो रहा है वो हर घर को महका रहा हो। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे तुम, मतलब फागुन मास, आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। जो पर लिखा उसमें पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें तुमसे हटाना तो चाहता हूं लेकिन मेरी आंखें तुम पर से हट नहीं रही है। ठीक है, मेरी आंखें तुम पर से हट नहीं रही है। आगे भावार्थ क्या है कि इस काव्यांश में कवि कहता है कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे जो फूल खिले हुए हैं, घर घर में जो रंग बिरंगे से फूल खिले हुए हैं, उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती है। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा ही नहीं पाते। यहाँ पर फागुन माह की मानवीकरण किया गया है। फागुन माह को बहुत ही सुंदर रूप से दिखाया गया है। समझ गए? कभी तुम लोग होली के समय पर जाना, मतलब किसी बगीचे बगीचे में जाना, कहोगे यार रजा कितना अच्छा दृश्य है, मतलब मजा आ जाती है देखकर, है ना। बहुत सुंदर जगह रहती है, बहुत सुंदर लगता है, पेड़ पौधे रंगीन रंगीन फूल खिले रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी होली के टाइम पे जो फागुन मास होता है उस समय जाना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, क्लियर है? कह रहे हो मैम टू फास्ट। अब एक बच्चा कह रहे हैं मैम बबुआ से मिले हो? हाँ भैया मिले हैं। अभी देखो, एक बच्चा कह रहा है मैम टू फास्ट। अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगी। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू, ऐसे पढ़ाऊं अब मैं? अब ऐसे ही पढ़ाऊंगी। कह रहे हो ना तुम लोग मैम टू फास्ट टू फास्ट टू फास्ट, ना आई एम टू स्लो। अब बताओ, अभी भी फास्ट है? अभी भी फास्ट है? पता है, तुम लोगों को ना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी लाइफ का शायद तो सबसे बेस्ट टाइम था, वो स्कूल टाइम था मेरा, है ना। मेरे लाइफ का अगर सबसे बेस्ट टाइम मैं कहूँ तो वो मेरा स्कूल टाइम था, और वो टाइम था मेरा 9 to 12 के बीच का। क्योंकि 9 to 12 में मैं एक नए स्कूल में आई थी, उससे पहले मैं कहीं और पढ़ती थी, वो सिर्फ गर्ल्स स्कूल था, और गर्ल्स स्कूल के बाद सीधा मैं कॉलेज स्कूल में आई थी। ठीक है, तो होता क्या है कि 9 to 12 में मैं आई और मैं यूपी आई, यूपी इलाहाबाद आई, और वहीं पे मैंने एडमिशन लिया। इससे पहले मैं जिस सिटी में थी, दिल्ली में थी, दिल्ली में होता क्या था कि मतलब थोड़ी वहाँ की लैंग्वेज में फर्क है, दिल्ली की लैंग्वेज में, और अगर हम लोग यूपी आ जाते हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज में बहुत फर्क है। भाई दिल्ली में हम लोग क्या कर रहा है,
ये करेगी वो करेगी, ऐसे हम लोग बोलते थे, है ना। लेकिन यूपी की लैंग्वेज में भाई हमको अदब चाहिए, हमको इज्जत चाहिए, हमको लहजा चाहिए, ठीक है। तो जब मैं इलाहाबाद आई तो मेरा नया नया एडमिशन हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आता था कुछ भी यहाँ का, मुझे यहाँ का कुछ समझ नहीं आता था कि चल क्या रहा है, चल कैसे बोल रहे हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना। तो वहां मेरे एक सर थे, इंग्लिश के सर थे, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आज शायद उन्हीं की वजह से, उन्हीं लोगों के आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, है ना। तो ऑल टीचर्स आर गुड, सारे टीचर्स बहुत रिस्पेक्टफुल थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन जो मेरे वो इंग्लिश वाले सर थे ना, उनका जो, बेटा अभी तो कहानी बता रही हूँ, अभी भी समझ नहीं आ रहा है, अब तो चैप्टर से बाहर की चीज बता रही हूँ अभी तो समझो कम से कम ठीक है। वो जो मेरे सर थे वो सब चीजें बहुत बेहतर थे, है ना। और होता क्या था, वो जब पढ़ाते थे तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था ना, बहुत ही डिफरेंट वे का था, बहुत ही डिफरेंट वे का था। मतलब अगर हम लोग उनसे पढ़ने लगते थे तो उनको पसंद नहीं था कि वो पढ़ाएं और हम लोग हंसे, मतलब कोई क्लास का बच्चा हंसे नहीं, बट वो ऐसा पढ़ाते थे कि हंसी अपने आप खुद ब खुद निकल जाती थी। अभी होता क्या था कि जब वो पढ़ाने लगते थे तो हम लोग कोशिश करते थे कि उनसे थोड़ा सा दूर ही बैठे तो ज्यादा बेटर है। रीजन उसके पीछे का ये था कि वो बहुत तेज बोला, कभी कभी इतना लाउड हो जाते थे कि हमारे कानों के पर्दे एकदम ऐसे हिल से जाते थे। ऐसे करते थे जैसे कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो तो द नेशनल लेवल ऑफ विद्या, मतलब कोई भी ऐसा वो स्टोरी बताते थे, द सीजर दैट वुड नॉट क्लियर ऑल द थिंग्स एंड फॉर टू, मतलब ऐसे तो नॉर्मल नॉर्मल चलते रहते थे और फिर अचानक से दे ऑल टाइप ऑफ नैरो माइंडेड एंड दे आर नॉट कैन एवर, पता नहीं क्या बोलते थे, आधी चीज समझ में आती थी, आधा हमारे दिमाग से निकल जाता था। तो तुम लोगों की जो कंटिन्यू कमेंट्स है ना, कह रहे हो मैम स्लो पढ़ाओ फास्ट पढ़ाओ स्लो, तो आज मुझे वो दिन याद दिला रहा है कि एक टाइम ये था कि हम लोग भी उनसे ऐसे ही बोलते थे, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, बस करो सर तो ये वो टाइम था और आज समझ में आ रहा, मतलब जो हम लोग का स्कूल टाइम था ना, बहुत ही जोरदार था, तुम लोगों को मैं बताऊं तो। लेकिन मस्त टीचर थे हमारे, बहुत बेस्ट पढ़ाते थे और बहुत अच्छे से हम लोग उनसे पढ़ते थे, बहुत बढ़िया आंसर आते थे हम लोग को, बहुत अच्छे नंबर भी आते थे, ठीक है। हाँ बेटा, मैं यहाँ हिंदी पढ़ा रही तो हिंदी सब्जेक्ट की टीचर होंगी ना, मैं अब यहाँ पर आके तुमको साइंस और फिजिक्स तो पढ़ाऊंगी नहीं, कर्मा राइट चलो, ऐसे मतलब बहुत सारे इंसिडेंट होते थे। और अपनी लाइफ का ना सबसे बेस्ट इंसिडेंट अगर मैं तुम लोग को बताऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है जहां तक कि ये पोएम पढ़ते पढ़ते तुम लोग थोड़ा सा बोर हो गए हो, तो तुम लोग को अपनी लाइफ का एक ना बहुत बेस्ट इंसिडेंट बताती हूँ। मैं 11th क्लास में थी, हाँ राइट 11th क्लास में थी। और होता क्या है कि 11th क्लास में हम लोग जब थे तो भूकंप आया था, एक टाइम था ना वो 2015 एंड 16 के आसपास का था, कि एक भूकंप बहुत तगड़े से आ रहा था, नेपाल का भूकंप था जो कि इंडिया पे काफी अफेक्ट कर रहा था, है ना। तो वो बहुत भयानक टाइम था उस समय, और हम लोग क्लास में बैठे थे, हाँ 11th क्लास में, 11th या 12th में थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो भूकंप आ रहा था, तो भाई एक दिन भूकंप आया, सारे बच्चे भागे, बाहर भागे, ठीक है, सारे बच्चे बाहर की तरफ भागे, मेरी क्लास के सारे स्टूडेंट्स भागे, हम सब लोग बाहर निकले भाई, ऊपर के फ्लोर के जितने स्टूडेंट थे सब भाग के, हाँ 2015 राइट। तो सारे बच्चे बाहर निकल के आ गए। एक दिन हम लोगों का क्या हुआ, भूकंप आया, छुट्टी हो गई, हम सब खुश कि मजा आ गई, भूकंप आया छुट्टी हो गई, भूकंप आया छुट्टी हो गई। पहले दिन ऐसे हुआ, फिर सेकेंड डे भी ऐसे हुआ। सेकेंड डे भी क्या हुआ था, फिर से झटके लगे भूकंप का, फिर से झटका लगा, फिर सारे बच्चे भागे, है ना। बेटा चैप्टर कंप्लीट होने पे आ गया है, टाइम है, थोड़ी सी बातें हो जाए। तो क्या हुआ, फिर दूसरा दिन यही चीज हुआ, सारे बच्चे भागे, भूकंप 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 भूकंप, सारे बच्चे जब भागे तो फिर छुट्टी हो गई। मतलब स्कूल आधा भी नहीं हो पाता था, लंच भी नहीं हो पाता था, और सबकी छुट्टी हो गई थी। अब एक भी दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन हम लोग क्लास में गए, हमारे टीचर आए तो बोले कि भाई आज कोई भूकंप भूकंप नहीं आ रहा, आज पढ़ना है। उस दिन हम लोगों ने पढ़ाई की, चौथे दिन पढ़ाई की। अब आया 5वां दिन, तो 2 दिन लगातार ऐसे मौके पर जब छुट्टी हुई तो हम लोगों के मन में ना करेज आया कि भाई यार आज भी छुट्टी होनी चाहिए, आज पढ़ने का मन नहीं है।
आज बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने प्लानिंग की, सारे क्लास के बच्चों ने मिलकर ये प्लानिंग की कि एक काम करते हैं, 12 बजे एग्जैक्ट लंच खत्म होगा और जैसे ही क्लास में आएंगे 12:05 पर सारे बच्चे एक साथ खड़े होकर चिल्लाएंगे भूकंप भूकंप भूकंप। अच्छा, ये हम लोगों की प्लानिंग हुई। फिर ये हुआ कि एक ही क्लास अगर करेगी तो कहीं ना कहीं भाई वो पता चल जाएगा कि बच्चों की प्लानिंग है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब ये हुआ कि पता चल गया की प्लानिंग है, तो हमने जो अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट थे, जितने भी थे हम लोग के साथ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उन सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि आज छुट्टी करवानी है स्कूल की और हम लोगों को एग्जैक्ट 12:05 पर भूकंप 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 चिल्लाना है। ठीक है, अब सारे बच्चों ने प्लान बना लिया कि भाई भूकंप चिल्लाना है। अब लंच से पहले कहीं ना कहीं से हमको ये खबर मिल गई कि ये हमारी जो प्लानिंग है वो लीक हो गई। टीचर्स को पता चल गया है, टीचर्स को पता चल गया है कि 12:05 पे हम लोग सब मिलके कोई कांड करने वाले हैं, स्कूल की छुट्टी कराने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर टीचर्स को पता चल गया, तो मैं थोड़ा मॉनिटर टाइप की थी, तो मेरे को पता चला, मुझे किसी बच्चे ने बताया कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा क्योंकि टीचर्स को पता चल गया है। अगर कोई करेगा तो सारे टीचर्स भी तैयार है डंडा लेकर कि आज बच्चों की रेड निकालनी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बहुत गड़बड़ वाली प्लानिंग की है और इन लोग को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों को सारी चीजें पता है। मतलब हम लोगों की प्लानिंग अलग चल रही थी और टीचर्स की प्लानिंग अलग चल रही थी। अब दो पार्टी यहाँ पर खड़ी है, बच्चे एक तरफ थे कि आज भूकंप लाना है और टीचर्स एक तरफ थे कि इनका भूकंप तो आज हमें निकालना है। ठीक है, अब मुझे ये बात पता चली, मैंने क्लास में बोला कोई भी कुछ नहीं करेगा, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, प्लान कैंसिल होगा क्योंकि टीचर्स को चीजें पता चल गई हैं और अगर उन्होंने मारा तो हम सबको पढ़ने वाली है बहुत तगड़े से। ठीक है, मैंने पूरी क्लास में बताया। फिर हम लोगों ने एक एक स्टूडेंट को हर डिपार्टमेंट में भेजा, जितने जगह हम लोगों ने ये हल्ला मचाया था कि सब मिलकर 12:05 पे चिल्लाएंगे भूकंप भूकंप, हम सबने सबको भेजा। भाई सबको खबर हो गई। उसी में हमारी क्लास में एक लड़का था, मैं अभी नाम नहीं ले सकती, वो मेरा क्लासमेट था। ठीक है, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया हुआ था, कहाँ था, उसको पता ही नहीं चला कि हम लोगों को भूकंप नहीं चिल्लाना है। ठीक है, एक लड़का था वो ना जाने कहाँ रह गया, तो उसको खबर ही नहीं मिली कि हमें भूकंप भूकंप नहीं चिल्लाना है। लंच ओवर हुआ। ठीक है, जब लंच खत्म हुआ तो वो लड़का आया और सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। तो सबको पता है कि हमें भूकंप भूकंप नहीं चिल्लाना है। उस लड़के ने, वो सब मतलब घड़ी देख रहे थे, सब अपनी अपनी जगह पर थे, हमारे सर आगे डंडा लेके खड़े थे। ठीक है, और वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जैसे 12:05 होता है वो सारे बच्चे तो शांत रहते हैं, पर वो एक लड़का इतना तेज चिल्लाता है भूकंप भूकंप भूकंप, और जब वो चिल्लाता है फिर वो अपने से चारों तरफ देखता है कि ये क्या हुआ, यहाँ तो प्लानिंग कुछ और थी और ये क्या हो गया यहाँ पर। तभी हमारे गुरुजी का ऐसे डंडा निकलता और दे धड़ाधड़ ऊपर से नीचे उसको ऐसा कूटते हैं, कहते हैं हमको पता था तुम चिल्लाओगे इसलिए हम फुल तैयारी से आए थे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें ना बेटा, इसको एंजॉय करना है। आप लोगों के स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे, तो इसको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, इन सबको कभी भूलना नहीं है, एकदम मस्ती के साथ बढ़िया तरीके से आपको करना है ना। आज भी मैं वो दिन याद करती हूँ, आप लोगों के जब कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे अपनी चीजें याद आती है। और यहाँ पर कोई मतलब मैं लाइफ स्टोरी नहीं बता रही, आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ, उससे कुछ सीखो कि मस्ती कभी छोड़नी नहीं है। मस्ती हमेशा करते रहना, हमेशा मस्ती करते रहना है। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, भूकंप भूकंप भूकंप, तो वो भूकंप यहाँ नहीं लाना है अभी। अभी यहाँ चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या था कि वो एक तरीके से वसंत ऋतु की तारीफ कर रहे थे। ठीक है, एक तरीके से वसंत ऋतु की तारीफ कर रहे थे। अभी दूसरे पैराग्राफ में क्या है कि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लगी डाल कहीं हरी कहीं डाल लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ठीक है, अभी इसमें अर्थ समझेंगे बेटा। तो लदी मतलब भरी हुई, डाल मतलब पेड़ की शाखा, उर मतलब हृदय, मंद मतलब धीमे धीमे, गंध मतलब खुशबू या सुगंध, पुष्प माल मतलब फूलों की माला, पाट पाट मतलब जगह जगह पर, पाट पाट का मतलब यहाँ पर क्या है, जगह जगह पर। ठीक है, शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर और पट मतलब समान। ठीक है,
क्या है कि वसंत ऋतु में चारों ओर के मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जब वो वसंत ऋतु के चारों ओर की जो मनमोहक वातावरण है उसका वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं कि सभी पेड़ पौधों की शाखाओं में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, सभी पेड़ पौधों की शाखाओं में नए नए पत्ते, पेड़ नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, जिसके कारण चारों तरफ के पेड़ हरे एवं लाल दिखाई दे रहे हैं। क्या होता है कि चारों तरफ के पेड़ क्या होता है बेटा, हरे और लाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर हरे पत्तों के बीच लाल फूल उगाते हैं, पेड़ों में उन हरे हरे पत्तों के बीच में क्या होते हैं, लाल लाल फूल उगाते हैं। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जैसे प्रकृति ने अपने हृदय पर रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी हो। ऐसा लगता है कि उसने अपने हृदय पर, मतलब ऐसे हृदय के पास एक रंग बिरंगी खुशबू देने वाली माला उसने पहन रखी हो। ठीक है, कवि के अनुसार वसंत ऋतु में प्रकृति के कण कण में अर्थात जगह जगह इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह इस पृथ्वी में समा नहीं पा रही, वो इतनी सुंदर लग रही कि इस पृथ्वी में अब वो समा नहीं पा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में पहले इसका भावार्थ समझ लेते हैं कि कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है, चारों तरफ पेड़ों पे हरे पत्ते और रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मनमोहक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से भरी सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं और लास्ट में कविता में कवि स्वयं ही खुश लग रहे हैं। यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ, 2 ही पैराग्राफ था इसमें वैसे, आई थिंक, हाँ 3 पैराग्राफ थे जो कि डन हो गए। अभी आते बेटा क्वेश्चन आंसर पर। तो ये थी हमारी कविता, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, लेट्स गो स्टार्ट ओनली। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता के किन किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारण पुष्ट होती है, कौन कौन सी लाइन पढ़कर, तो कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारण पुष्ट होती है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने के नभ में तुम पर कर देते हो। यह पंक्तियां फागुन और मानव मन के दोनों को लिए प्रयुक्त है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, क्योंकि वो इतना सुंदर लिख रहा है, उस समय इतना सुंदरता दिखाई दे रही है कि यहाँ पर उनकी आंखें उस सुंदरता से हट नहीं रही है। ठीक है, कवि की आंख फागुन सुंदरता से हटनी, क्योंकि फागुन के महीने में प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पेड़ों की डालियां पत्तों से भरी हुई हैं। पेड़ों पर फूल आ जाने से पेड़ कहीं हरे और कहीं लाल दिखाई दे रहे हैं। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने अपने हृदय पर फूलों की माला पहन रखी हो। ठीक है, फूलों की खुशबू भी पूरे वातावरण में फैल गई, इसलिए कवि की आंखें फागुन की सुंदरता में मन मुग्ध होकर उससे हटाने को जी नहीं करता। प्रस्तुत कविता ने कवि प्रकृति का व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, इसको आप लोग करोगे, वैसे मैंने यहाँ बता दिया है, बट आपको जो व्याख्या बताई है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इसको कर लोगे। क्लियर, चलो आगे, इसी का आंसर है ये। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, तो क्या क्या चीजें बताई गई हैं फागुन के, उसमें आपको उसके हिसाब से करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इन कविताओं के आधार पर निराला की काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ बताए आपको। और लास्ट में अभी हम लोग आते हैं अपने पोल पर, जिसको आप लोग कब से रट रहे थे, मैम पोल, मैम पोल 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 पोल। ठीक है, छायावाद बेटा होता है जहां प्राकृतिक सौंदर्य का ज्यादा वर्णन होता है। ठीक है, क्या होगा कि प्राकृतिक सौंदर्य का ज्यादा वर्णन होता है छायावाद में। क्लियर है, शोभाशाली, जो बहुत सुंदर लगे बेटा, बहुत सुंदर दिखाई। मैं प्रयागराज से हूं। क्लियर, नोट्स भी रेडी, वेरी गुड। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है, रुदन, क्रांति, वेदना या इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ भाई, पोल आप लोग के पास पहुंच गया है।
बी आंसर सही होगा इसमें, क्रांति का। ठीक है, किसका स्वर सुनता है बेटा? क्रांति का। बी आंसर काफी बच्चों ने सही दिया है, लेकिन लीडर बोर्ड हम लोग लास्ट में खोलेंगे। नाउ नेक्स्ट 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 हम लोग चलते हैं किस पे? क्वेश्चन पे। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? फागुन, माघ, वैशाख, आषाढ़। पोल आप लोग के पास गया। पोल नहीं आया, गया बेटा पोल। ए आंसर सही है इसमें, काफी बच्चों ने ए आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि के अनुसार किसके केश सुंदर काले और घुंघराले हैं? प्रेयसी के, बादल के, धरती के, या इनमें से कोई नहीं? बोल गए आपके पास। बिल्कुल जानते बेटा, क्यों नहीं जानूंगी मैं। हाँ, बी आंसर सही होगा इसका। हाँ जी, काफी बच्चों ने बी आंसर दिया भी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश होना, शांति और सुख की स्थापना, प्यास बुझाना, या इनमें से कुछ नहीं? रैंक देखनी है? ओके। बेटा वो कुछ महीनों के लिए ना लीव पर गई हैं, तो अभी तो आप लोगों को मुझे ही एक्सेप्ट करना होगा, है ना? कुछ भी हो जाए, कुछ दिनों के लिए आप लोगों को मुझे ही झेलना पड़ेगा, और झेल लो, क्या कर सकते हैं भाई। आप लोगों को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ आई थिंक, तो कुछ दिनों के लिए तो आप लोगों को झेलना ही पड़ेगा मुझे, है ना? चलो अभी आंसर देखेंगे। क्या है इसका आंसर, बताइए आप लोग, फटाफट आंसर बताइए। प्यास बुझना, बारिश होना, कविता में जल किसका प्रतीक है? शांति और सुख की स्थापना बेटा। ये आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? गर्म धरती, सूखी धरती, दुखों से पीड़ित धरती, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। हम्म। सी आंसर सही इसमें का बेटा, सी आंसर सही होगा। और ये रहा आप लोगों का पोल कंप्लीट हो जाए।
और ये सी आंसर काफी बच्चों ने दिया। बेटा सी होगा, गर्म धरती नहीं, दुखों से पीड़ित धरती होगा। ठीक है। हेलो। हाँ, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला है आपका, कवि ने निदाग अर्थ भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया? अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता या इनमें से कोई नहीं? स्टार्ट करिए। हेलो हेलो। बी आंसर सही होगा आप लोग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? शुष्क, नमी युक्त, मादक या फिर मंद मंद? बताओ भैया आंसर। पोल पोल। चल भाई, चल क्यों नहीं रहा? अभी क्या? अटक गया। ये मन अटक गया है। लीडर बोर्ड अटक गया है। अब क्या करें? चलो बेटा इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ तुम लोग को। ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा मादक। मदक मादक मादक, मतलब बहुत ही मीठी मीठी सी हवा चल रही थी। मंद मंद नहीं, मादक होगा इसका आंसर। ठीक है। चलो, अभी अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कवि ने बादलों का आवाहन करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? ना बरसने का, गरजने का या इनमें से कोई नहीं? अब देखो पोल जाता है कि नहीं। चलो गया पोल आप लोग के पास, फटाफट आंसर दो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? है ना? परेशान ना हो, सही हो गया है। हाँ जी। कुछ क्वेश्चन और है, बस उसको करके क्लास एंड कर देंगे। उन्होंने क्या आवाहन किया? गरजने का कि बरसने का? बताओ जल्दी जल्दी। उन्होंने गरजने का आह्वान किया।
फिर लीडर बोर्ड छुप गया भाई, ये तो धोखेबाज निकला। अब क्या करें, छुप गया। छुप गया जी, छुप गया, जाने दो बेटा। सी आंसर सही होगा, देखो आ गया आ गया। बहुत ढीठ इंसान है ये, बहुत ढीठ इंसान है। सी आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा जिससे कि वातावरण में जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं, या इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर। फिर बोल गया, बड़ा ही नालायक है। अब इसको हम लोग नहीं करेंगे। लीडर बोर्ड एक बार देख लीजिए भाई। कौशक, किंशुक है, ईशु है, अलख है। भाई कम से कम सर का नाम तो छोड़ देते। कार्तिक, मिश्रा, तेजस्वी, ठीक है। ये लो, ये भी गया। बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा जिसमें कवि का वातावरण क्या है, तो इसमें का सीधा सीधा आंसर आपका ए होगा, ठीक है। ए आंसर एकदम सही होगा बेटा, वैसे ही बता दे रही हूँ क्योंकि लीडर वो वर्क नहीं कर रहा है पोल आपका। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, कविता में बादल किसका प्रतीक है? भावनाओं का, सुख का, दुख का, या फिर क्रांति का? बताइए। क्रांति आंसर सही होगा, डी। डी आंसर सही है, डी 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 डी। जो बच्चे डी दे रहे हैं एकदम सही दे रहे हो, वेरी गुड। चलो तो बच्चा लोग, ये थी हम लोगों की आज की क्लास, और आगे अगर हम लोग चलते हैं तो फिर बात करेंगे। समरी तो आप लोग को पोएम के क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगी, ठीक है। होमवर्क क्या है? होमवर्क भैया हमारा सुन लो आप लोग। पहला होमवर्क है, आपको कविता की व्याख्या याद करनी है। उसके बाद प्रश्नोत्तर याद करने हैं, लिखने हैं। इश्क ना सही। और हर काव्यांश से 3-3 प्रश्न लिखने हैं, ठीक है। सॉन्ग सुनना है। व्याख्या जो मैंने बताई बेटा आप लोगों को। ओके ओके ओके। सॉन्ग 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 सॉन्ग, मेरे को डोरेमोन वाला सॉन्ग आता है, वही सुन लो। इसके अलावा तो मैं और सॉन्ग सुनती नहीं हूँ भाई। डोरेमोन वाला सॉन्ग आता है, वही सुन लो, चलेगा? हाँ। ओके, नहीं सुनना। देखो बच्चे मना कर रहे हैं, नहीं सुनाऊंगी, जाओ। देखो बच्चा, एक चीज और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारे सैंपल पेपर्स आ चुके हैं। आप लोग अपनी बेस्ट तैयारी के लिए, अपने 10th बोर्ड की बेस्ट तैयारी के लिए हमारे सैंपल पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे हमारे फ्लिपकार्ट स्टोर पर, अमेजन स्टोर पर। मतलब आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, साथ ही साथ पीडब्ल्यू के सारे स्टोर, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, हर रिटेलर स्टोर पे आपको हमारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कवर ऑल कॉम्पिटेंसीज बेस्ड क्वेश्चन एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई एसक्यूपी गाइडलाइंस। आपको सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो है वो आपको प्रॉपर इसमें मिल जाएंगे, जो कि आपके न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, ठीक है। 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, चीट शीट फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन, लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 24-25 विद सीबीएसई मार्किंग स्कीम, ये आपको मिलने वाला है। और उसके बाद लेवल वाइज इजी, मीडियम, हार्ड सैंपल पेपर्स विद द डिटेल्ड सॉल्यूशंस एंड मार्किंग स्कीम। सीबीएसई सॉल्व पेपर 2024 मिलेगा, और सीबीएसई बोर्ड के पास 5 ईयर पेपर ट्रेंड्स एनालिसिस भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं हमारे
स्टोर से भी, फ्लिपकार्ट से भी, अमेजन से भी। क्लियर है? चलो अभी हम लोग क्लास का अंत करेंगे भैया। अब चाहूंगी इजाजत आप लोगों से, और जाते जाते ठीक है एक सिंगल सा सॉन्ग सुनाती जा रही हूँ, जो कि मेरा एक तरीके से फेवरेट है। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, और आई थिंक मैंने गाया है इस क्लास में कि नहीं गाया, बट कोई नहीं, मैं फिर से सुना देती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ही मेरे को यहाँ पर भाई खड़ा किया है, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ रुकी हूँ, तो आप लोगों के लिए है कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। बस बहुत हो गया, थैंक यू बच्चा। तो मिलूंगी आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायनारा। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।